देखिए, इसके पहले आपने पढ़ा था पादप जगत के प्रकार, ठीक है, उसमें आपने थैलोफाइटा पढ़ लिया था, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के प्रकार, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था लीवरवर्ट और मास के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, मतलब ब्रायोफाइटा के बारे में आप पूरी जानकारी ले चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के प्रकार। ब्रायोफाइटा कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि ब्रायोफाइटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीवरवर्ट और एक होता है मास। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या लक्षण होते हैं ब्रायोफाइट के, क्या लक्षण होते हैं मास के, और इन दोनों में क्या अंतर होता है कि इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया, और ये किस जगह पे पाए जाते हैं, कैसे जनन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं पहले ब्रायोफाइटा के प्रकार। मैंने आपको बताया ब्रायोफाइटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीवरवर्ट और दूसरा होता है मास, ठीक है। तो हम पहले लीवरवर्ट के बारे में समझ जाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मास के बारे में। तो बात करते हैं लीवरवर्ट की, कैसे पहचानेंगे, क्या लक्षण होते हैं लीवरवर्ट के। तो बात करते हैं, ये प्रायः छायादार स्थानों, मतलब वे स्थान जहां पे छाया, मतलब जैसे धूप बहुत कम मिलती हो, समझते हैं ना, जैसे नहीं कहते पेड़ की छाया, पेड़ की छाया के नीचे, नदी के किनारे, दलदले स्थानों, है ना, ऐसी जगह पे कौन उगता है, कौन सा पौधा उगता है, तो कौन उगता है, लीवरवर्ट। किस कैटेगरी में आता है वो, किस, है ना, किस जगत में आता है, तो पादप जगत में। पादप जगत में किस में आता है, तो ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा का लीवरवर्ट कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ, छायादार स्थानों, दलदली स्थानों, नदियों के किनारे, है ना, छायादार जगहों पर ये पाए जाते हैं। अगर आप कहीं ऐसा देखते हैं छाया वाली जगह पे कोई पौधा दिख रहा है तो वो क्या है, अब ऐसा नहीं कि छायादार मतलब कहीं छाया हुआ धनिया उग गई तो कहोगे कि ब्रायोफाइटा है, समझ रहे हैं ना। और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे तब जानेंगे इसके बारे में कि ये प्रायः छायादार स्थानों, नदियों के किनारे। आप नदी के किनारे कभी घूम, है ना, हम लोग तो देखते ही है, नदी के किनारे घूमे, देखिए आपको छोटा छोटा हरा हरा दिखेगा, वो क्या है, वो क्या है, ब्रायोफाइटा का लीवरवर्ट है। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। एक एग्जाम्पल आपसे यहाँ पूछेगा इसके बारे में कि कहाँ पाए जाते हैं, तो छायादार स्थानों, दलदली स्थानों, नदियों के किनारे, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इनमें जड़, तना और पत्ती नहीं होती। पूछेगा कभी कभार कि एक ऐसे ब्रायोफाइटा या एक ऐसे लीवरवर्ट का नाम बताइए जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती, तो उसका नाम क्या बताएंगे, मार्केंसिया। क्या बताएंगे, मार्केंसिया। एक ऐसा पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। आगे बात करेंगे इसकी पत्तीदार। अब बात करेंगे इसके कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनमें पत्तियां पाई जाती हैं या पत्तियों के जैसी संरचना पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, देखिए इसके पत्तीदार सदस्यों में क्या पाई जाती है, पत्तियां, पत्ती जैसी संरचना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जिसे हम क्या कहते थे, थैलस कहते थे, और जड़ को हम क्या कहते थे, जब मैंने आपको थैलोफाइटा पढ़ाया था उसमें क्या कहते थे, जड़ को राइजाइट कहते थे और पत्ती को क्या कहते थे, थैलस कहते थे। वैसे ही इसमें इसके कुछ ऐसे ब्रायोफाइटा के लीवरवर्ट में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनमें पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है। इसके पहले वाला पॉइंट हमने देखा था कि इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन इसके कुछ ऐसे सदस्य हैं जिसमें पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं अब जनन की। मैंने आपको बताया था कि किसी जीव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पूछा जाता है तो उसके जनन के बारे में पूछा जाता है। वह जीव अपनी अगली पीढ़ी को कैसे बढ़ाता है या नए जीव की उत्पत्ति कैसे करता है। तो थैलस, पत्ती के जैसी संरचना, मैंने आपको विखंडन पढ़ाया हुआ है। देखिए पढ़ लेते हैं पॉइंट, फिर मैं आपको समझाता हूं। थैलस विखंडन एवं जेमा द्वारा, इसका जब लैंगिक जनन, जब कभी भी लीवरवर्ट लैंगिक जनन करेगा तो उसका लैंगिक जनन, जैसे मनुष्यों की बात कर लें, मादा में क्या होता था, अंडाशय होता था, और नर में क्या होता था, नर में क्या होता था भाई साहब, वृषण हुआ करता था, ठीक है। वैसे ही अगर हम लीवरवर्ट की बात करें तो इसमें क्या, जेमा द्वारा। बात करते हैं जेमा क्या होगा, लेकिन पहले ये जनन कैसे करता है वो समझ जाते हैं। कि कोई मात्र पौधा होगा, मान लेते हैं ये कोई मात्र पौधा है, किसका, लीवरवर्ट का। जैसे आपने पढ़ा था कि शरीर से एक कली निकलती है, वह कली, विखंडन पढ़ा ना, किसमें किया जाता है, जैसे जब कोई जीव अपने ही शरीर के,
या अपने ही शरीर से, कि कोई कली उसके शरीर से निकलती है और कोई नहीं ना, जैसे मुकुलन आपने पढ़ा है ना, जब किसी जीव के शरीर से कोई कली निकलती है और आगे चल के वो मात्र कोशिका या पितृ कोशिका से अलग होकर एक नए जीव के रूप में क्या करती है, विकास करती है। कोई पौधा है जिसके शरीर से एक छोटी सी कली निकले और बाद में ये क्या हो जाए, पितृ या मात्र कोशिका से अलग होकर एक नए पौधे के रूप में क्या करे, विकास करे, तो वही तो था विखंडन। ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई भी खंडन, कोई जीव अपने ही शरीर को तोड़ के किसी नए जीव की क्या करता हो, उत्पत्ति करता हो, तो वही तो होता है विखंडन। इसमें क्या होता है, जनन में क्या, कैसे जनन करता है कि थैलस विखंडन, वो थैलस पत्ती जैसी जो संरचना होती है वही विभाजित होकर आगे चल के नए जीव के रूप में क्या करता है, विकास करता है। कैसे, और जेमा के द्वारा। बात करते हैं जेमा क्या होता है, तो आगे पॉइंट हम समझेंगे जेमा के बारे में क्या होता है। कभी पूछेगा कि जो अलैंगिक जनन है, जो लीवरवर्ट है, अलैंगिक जनन कैसे करता है, तो विखंडन के द्वारा और जेमा द्वारा। बात करते हैं जेमा क्या होता है, तो जेमा हरी बहुकोशिक कलियां हैं किसी, ये लीवरवर्ट के ऐसे कलियां निकली होती हैं, समझ रही हैं, ये क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी कलियां निकली हुई होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जेमा कहते हैं। आप कहेंगे लीवरवर्ट में बहुकोशिक छोटी छोटी कलियां उसके शरीर के किनारे निकली होती है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जेमा के नाम से जानते हैं। जैसे फूल वगैरह में आप जिसको कहते हैं ये कोढ़ी है, ये कली है, वैसे ही लीवरवर्ट में उसे क्या कहा जाता है, जेमा कहा जाता है। बात करते हैं जेमा कहाँ पाया जाता है, तो जेमा एक कटोरी के जैसी संरचना होती है जिसे जेमा कप बोला जाता है, उसके अंदर जेमा रहता है। समझ में आ गई बात है यहाँ तक। चलिए अगला पॉइंट होगा अपने, देखिए फिर क्या होता है, जेमा कप में स्थित होता है। एक संरचना होती है जो कैसी होती है, कप के जैसी होती है, उसी में जेमा स्थित रहता है। आगे बात करते हैं, फिर बाद में वो क्या होगा, अपने मात्र या अपने पितृ पौधे से अलग होकर एक नए पौधे के रूप में क्या करेगा, विकास करेगा। ये किसका था, लीवरवर्ट का अलैंगिक जनन। कैसे अलैंगिक जनन करेगा, तो थैलस विखंडन के द्वारा, जेमा के द्वारा। जेमा क्या होता है, लीवरवर्ट के शरीर के बाहर एक कली के जैसी संरचना होती है जिसे जेमा बोला जाता है। जेमा कहाँ स्थित होता है, तो जेमा कप में स्थित होता है, जो आगे चल के मात्र या पितृ पौधे से अलग होकर एक नए पौधे के रूप में क्या करता है, विकास करता है। ये था लीवरवर्ट का अलैंगिक जनन। अब बात करते हैं ये लैंगिक जनन कैसे करता है, तो इसमें नर व मादा दोनों अलग अलग हो सकते हैं या उसी थैलस पे हो सकते हैं। कहने का मतलब है नर मादा जो पुंगधानी होती है, जो स्त्रीधानी होती है, वो एक ही पौधे पे हो सकती है या अलग अलग हो सकती है। आगे बात करते हैं फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है, कैप्सूल बनता है। वो वाला कैप्सूल नहीं, टैबलेट वाला, ठीक है। ये कैप्सूल आगे चल के स्पोर है ना, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोर, और स्पोर चल के आगे क्या बनाएगा, युग्मनज, युग्मनज आगे चल के क्या बनाएगा, नया पौधा। कैसे बनाएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है, कैप्सूल बनता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, कैप्सूल, ठीक है। और कैप्सूल के अंदर क्या बनता है, स्पोर, जिसको अब बीजाणु के नाम से, हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है, बीजाणु के नाम से जाना जाता है। कैप्सूल के अंदर कभी पूछेगा कि लीवरवर्ट में जो स्पोर है, जो बीजाणु है, कहाँ बनता है, तो कैप्सूल में बनता है। और कैप्सूल कैसे बनता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। फिर बाद में स्पोर, अब ये बीजाणु क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित होने के बाद एक नया युग्मकोद्भिद, मतलब युग्मक को उत्पन्न करने वाला एक नया युग्मकोद्भिद बनेगा, जो आगे विकसित होकर किसका निर्माण करेगा, एक संततिका या एक नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को। लैंगिक जनन कभी कभार पूछ दिया जाता है कि भाई जो लीवरवर्ट है वो लैंगिक जनन कैसे करता है, तो इसमें नर व मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर पाए जाते हैं या तो अलग अलग, और दूसरा फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कैप्सूल बनता है, और कैप्सूल में, कैप्सूल के अंदर क्या बनता है, बीजाणु बनता है। यही बीजाणु आगे चल के अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है या विकास करता है। समझ में आ गया ना इसके बारे में, लीवरवर्ट में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलो अगला पॉइंट समझ लेते हैं, मास्क। थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए मांस के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्वालिटी, कैसे लीवरवर्ट से मांस अलग होता है, इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें क्या चीजें होती है। छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर लेते हैं। इसके बाद आपका बचेगा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चलिए देखते हैं मांस। लक्षण, यह हरा होता है,
पहली पहचान। हालांकि मैंने ब्रायोफाइटा को बताया था ये भी, है ना। मांस कैसा होता, भाई देखो तुमको आसान भाषा में समझाता हूँ। कभी ऐसी जगह जाओ, ऐसे चौकोर चौकोर पेड़ ओड़ के किनारे नहीं रहता कभी, जहाँ पे छाया वगैरह रहती बहुत ज़्यादा, वहाँ चौकोर चौकोर ऐसे नहीं रहता जलेबी के जैसा। अरे ऐसी संरचना होती है उसकी पेड़ के ऊपर, कभी देखिएगा ना, अगल बगल छाया वाली जगह पे, वो क्या है, वो ब्रायोफाइटा है। ये क्या है, ये हरा होता है, साकित होता है, तंतुमयी मतलब लंबे जैसे बहुत लाइन से कई सारे लगे रहते हैं, वो क्या है, वो मांस है। वो क्या है, मांस है। ये क्या होते हैं, हरे कलर के होते हैं, साकित होते हैं और बहुत लंबी कॉलोनी के रूप में रहते हैं। मतलब ये कि यहाँ इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में लंबा, मतलब बहुत सारा घना सा एक बना लेते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। वो मांस की संरचना है। मतलब ये मांस के बारे में, मांस के लक्षण है। मांस जब भी होंगे, या तो पहली चीज तो वो हरे होंगे, दूसरे वो साकित होंगे, तीसरा वो तंतुमयी होंगे, मतलब लंबी सारी संरचना बना लेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, लैंगिक अंग, इसको क्या कहते हैं, पुंगधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। जो कहाँ होता है, प्ररोह की चोटी पर, मतलब उस पौधे के सबसे ऊपरी भाग पे, सबसे ऊपर वाले भाग पे क्या होता है, पुंगधानी होता है और स्त्रीधानी होता है। लैंगिक अंग की बात करेंगे। फिर क्या होता है, लैंगिक अंग में क्या होता है, निषेचन के बाद जब इन पुंगधानी और स्त्रीधानी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि पुंगधानी में क्या बनता है, अंडा बनता है, ठीक, सॉरी, स्त्रीधानी में क्या बनता है, अंडा बनता है, और पुंगधानी में क्या बनता है भाई, है ना, स्पोर बनता है, बीजाणु बनता है, जो जल में छोड़ दिया जाता है और जल के माध्यम से वो कहाँ पहुंच जाता है, स्त्रीधानी। और स्त्रीधानी में जब पहुंचता है तो क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। और निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। आपने निषेचन पढ़ा है ना, दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना क्या कहलाता था, निषेचन कहलाता था। वैसे ही जब पुंगधानी में किसका निर्माण होगा, स्पोर का, बीजाणु का निर्माण होगा, और स्त्रीधानी में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का या अंडा का निर्माण होगा। तो आपको मालूम है कि नर युग्मक चल होते हैं और मादा युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं। तो पुंगधानी से अंडा जल के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है, स्त्रीधानी तक पहुंच जाता है, और वहां के क्या होता है, वो अंडे से निषेचित हो जाता है, संलयित हो जाता है, और आगे चल के किसका निर्माण करता है, युग्मनज, स्पोरोफाइट, युग्मनज का निर्माण करता है। और युग्मनज आगे चल के स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, और जो बाद में पाद बनता है, फिर सीटा बनता है, फिर कैप्सूल बनता है। और कैप्सूल के अंदर कौन रहता था भाई, कैप्सूल में किसका निर्माण होता था, स्पोर का निर्माण होता था। और स्पोर का मतलब बीजाणु, और बीजाणु आगे अंकुरित होकर एक नया पौधा फिर बना लेगा। समझ में आ गई ना बात है यहां तक। अगला पॉइंट समझेंगे, मांस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा, बहुत ही जरूरी पॉइंट, स्पोरोफाइट जो होता है वो मांस में लीवरवर्ट से कहीं ज्यादा विकसित होता है। मतलब अगर इनमें मान लेते हैं 5 दिन में स्पोर बनते हैं, तो उसमें 3 दिन में बन जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब ये जो इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो लीवरवर्ट के स्पोरोफाइट से कहीं ज्यादा क्या होता है, विकसित होता है इसकी अपेक्षा। आगे कैप्सूल में क्या बनता है, स्पोर बनता है, और मियोसिस के द्वारा, मियोसिस को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस के बाद ये स्पोर क्या, स्पोर बनते हैं। मैंने आपको बताया था कैप्सूल मियोसिस करके, अर्धसूत्री विभाजन करके बहुत सारे क्या बनाता है, स्पोर बनाता है, बहुत सारे बीजाणु बनाता है, जो आगे चल के अंकुरित होकर क्या होते हैं, एक नए पौधे के रूप में विकास करते हैं, एक नए जीव के रूप में विकास करते हैं। ये था आपका लीवरवर्ट और मांस के बारे में, जो कि बहुत कभी कभार लीवरवर्ट और मांस से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसको नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।